नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। अब हम लोग भूगोल के ब्रह्मांड में तारा पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोग तारे का एक परिचय लिए थे पिछले लेक्चर में, अब हम लोग उससे आगे के बारे में देखेंगे। तो ये तो पहला बना ही रहेगा, ये ऑनलाइन के लड़कों के लिए मेन होता है कि उसको हर बार पता चले कि अच्छा ब्रह्मांड ही चल रहा है। अब हम लोग तारों का जन्म और विकास कैसे होता है, और भगवान बुद्ध कह के गए हैं, एकदम वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको कोई नहीं मने झुठला सकता है कि जिसका निर्माण हुआ उसका नाश एक न एक दिन जरूर होगा। सब्बे संखारा अनिच्चा। चलिए, यशवर्धन को लग रहा था कि कहीं सर भूल तो नहीं गए पाली, तो सभी वस्तुएं नाशवान हैं। तो अभी हम लोग पहला ए में पढ़ रहे हैं कि तारे का जन्म और विकास कैसे हुआ, और बी में पढ़ेंगे कि तारा खत्म कैसे होगा जब वो डेवलप हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखें तारे का बर्थ। सबसे पहले ये जानना है कि तारा को बनने के लिए उस तारामंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस का कंडेंसेशन होना जरूरी है। अब वो कंडेंसेशन वो 2-4 ग्राम से नहीं होने वाला है, ह्यूज अमाउंट में, ठीक ना। इसीलिए आप क्या देख रहे हैं, अंतर तारकीय हीलियम देख रहे हैं। दो तारा के बीच कितना हीलियम हो सकता है। तो तारे का जो आप उद्भव पढ़ना चाहते हैं, तो वो जीवन चक्र का प्रारंभ जो है वो तारामंडल में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम के संघनन से होता है। शुरुआत जो है तारा का जीवन यहीं से। अब जैसे ही कंडेंसेशन शुरू होगा तो सबसे पहले वो क्लाउड का निर्माण करेगा। जाहिर है कि वो एक गैस है, जैसे ही करीब आएगा तो वो एक बादल जैसा लगने लगेगा। दूर होगा तो हवा जैसा लगने लगेगा, नजदीक होगा तो बादल जैसा लगने लगेगा। तो संघनन के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन और हीलियम का घेरा एक क्लाउड का निर्माण करता है, एक बादल का निर्माण करता है। और जब बादलों के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या देख रहे हैं, उस बादल में इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, फॉल सारा का सारा हाइड्रोजन उस घेरा में गिर जाए। समझना है कि जैसे एगो आप रखे थे नेट जाली, उसमें लकड़ी उकड़ी सब डाल दिए, उस जाली में आ गया। तो पहले विशाल हाइड्रोजन, ये देखिए, और हीलियम आपस में करीब आया, कंडेंस होकर के एक घेरा बनाया, और घेरा में गिर गया, तो उसके बाद बन गया वो तारा। मोटापा तो चाहिए ना, तो उसी से होता है तारा। ये तो आप 3 लाइन में समझ गए कि अच्छा तारा ऐसे बनता है कि भाई हाइड्रोजन हीलियम आपस में आया, पहले वो बाउंड्री बना दोनों का, अब बाद में फॉल हो गया उसी बाउंड्री के अंदर, अब वो बन गया तारा। लेकिन हम लोग यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु को 3 चरणों में देखें, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि अपना सन सूरज अब किस स्टेज में पहुंच गया है। ठीक है, क्या फर्स्ट में है कि सेकंड में है, कि कहीं थर्ड की ओर तो नहीं अग्रसर हो गया है। हम लोग इसके आधार पर ये एक बार इमेजिन करेंगे। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, इसीलिए निहारिका में पहले वर्ड यूज हुआ था प्रोटोस्टार। ये तो इतिहास ही अपने को सिखाता है कि बार बार जब अपने कहते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे,
तो जब रोम नहीं बन सकता है इतना छोटा सा एक दिन में, तो इतना बड़ा तारा एक दिन में कैसे बन जाएगा? तो एक दिन में हड़प्पा भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं पहले प्रोटो हड़प्पा, प्रोटो स्टार, फिर कहते हैं मैच्योर हड़प्पा, और फिर कहते हैं डिक्लाइन हड़प्पा। सेम है तो चीज है। तो अभी पहले हम लोग ये देखें कि प्रोटो स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, आदि तारा का निर्माण, यानी समझना है वह अवस्था जब माचिस का तीली जलना शुरू हो जाए। घर्षण जो हो रहा है वो नहीं गिनना है, जहां से कि तीली जलने लगा और तुरंत वो जो है उसके बाद खूब जोर से जल जाता है, वो हो गया दूसरा। धीरे 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 जो है खत्म हो जाता है, वो हो गया तीसरा। तो कहता है जब आकाश गंगा में हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए और हीलियम गैस और हाइड्रोजन दोनों -173 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंडेंस होना शुरू हो, यानी प्रोटो स्टार होने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। विशाल मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम का उपस्थित होना जरूरी है, उन दोनों के बीच संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होना जरूरी है, और उस समय टेम्परेचर -173 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी है। तब अत्यंत विशाल बादल का निर्माण है। अब ये पढ़े 3 लाइन में पहले जाने। तो हाइड्रोजन और हीलियम -173 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित होकर के विशाल बादल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल का निर्माण करता है। इन बादलों का आकार विशाल होने के कारण अलग अलग गैसों के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। अब इतना बड़ा वो बादल है कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन है उस गैस के अणु का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। तो पता चला हीलियम गैस है तो उसके अणुओं के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। तो कहता है अलग अलग गैसों के अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक होता है। अब कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जब होगा तो सब एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। अभी वो इतना बड़ा था बादल, आपस में जो है इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि सब एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है, तो उसको खींचने में उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और क्या देख रहे हैं, संपूर्ण बादलों का संकुचन प्रारंभ हो जाता है। अंततः इन गैसों का संपीड़न इतना अधिक होता है कि एक सघन संकुचनशील गैसीय पिंड का निर्माण। पीड़ित होना, दबाव, तो संपीड़ित होना, आपस में सब एक दूसरे पर इतना दबाव डालता है कि एक डेंस कॉन्ट्रैक्शन वाला गैसीय पिंड का निर्माण होता है। इन गैसों के बीच इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है कि सब इतना करीब आ गया कि उनकी घनता बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन होगा वो गैसीय पिंड। और सब नजदीक हो गया तो उसको कहेंगे सघन संकुचनशील गैसीय पिंड का निर्माण। यानी कि ध्यान रखना है कि पहले तो विशाल मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम का एक जगह पे आना जरूरी है, उसके बाद उनमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया का होना जरूरी है। उस समय टेम्परेचर -173 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी है। कंडेंसेशन के कारण उनमें कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है, और अत्यधिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो क्या होंगे, एक सघन संकुचनशील गैसीय पिंड में परिवर्तित हो जाएंगे। यही कहलाता है आदि तारा।
यानी अब अगर कोई पूछे कि प्रोटोस्टार क्या है तो कहेंगे हाइड्रोजन और हीलियम का सघन संकुचनशील गैसीय पिंड जो है, डेंस कॉन्ट्रैक्टेड गैसियस ऑब्जेक्ट जो है वो है प्रोटोस्टार। तो ये आदि तारा कहलाता है। तो अब अगर परिभाषा ही पूछ ले तो ये देखिए, आदि तारा आकाश गंगा में उपस्थित, ये तो जरूरी है, यहां जमीन पे तो बनेगा नहीं, आकाश गंगा में उपस्थित गैसों को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक संघनित बादल है, कंडेंस क्लाउड, इसको हम कहेंगे प्रोटोस्टार। आकाश गंगा में जो भी गैस उपस्थित हैं उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक संघनित बादल, जब वो संघनित होकर के कंडेंस होकर के बादल बन जाए तो हम उसको कहेंगे प्रोटोस्टार। ये हुआ फर्स्ट स्टेज। इस समय ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन आता है, प्रोटोस्टार की अवस्था में जब तारा होगा तो अभी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा, इससे लाइट नहीं निकलेगा, ये अभी एक विशाल धुंधला गैस के जैसा लगेगा। जाहिर बात है कि उतना बड़ा क्लाउड अगर कहीं जम जाए और यहां से देखेंगे तो बिंदु जैसा लगेगा, अब उसमें प्रकाश है ही नहीं अभी, तो क्या लगेगा कि एक धुंधला गैस है जो कि कहीं पर भी जहां दिख रहा है आकाश में पड़ा हुआ है। तब प्रोटोस्टार प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। अब प्रोटोस्टार एक विशाल धुंधला गैस के समान दिखाई देता है। अब देखें प्रोटोस्टार से स्टार कैसे बनता है, ठीक है। तो अभी आपकी स्थिति यही बोला है, पहला प्रोटोस्टार अभी संघनित हो रहा है हाइड्रोजन और हीलियम। अब जब पास करिएगा तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार कहता है जब आदि तारों का संकुचन प्रारंभ होता है तब गैसियस क्लाउड में जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, उनके बीच बार बार टक्कर प्रारंभ हो जाता है। इतना बड़ा स्पेस में रहने का आदत था, कंडेंस होकर के इतना बड़ा स्पेस में आ गया तो आपस में तो टकरेबे न करेगा। इतना बड़ा जंगल में छोड़ दिए थे हाथी को, आपके गांव में नहीं आता था, अब घटा के इतना में कर दिए हैं तो टकरेबे न करेगा कि आपसे, बस यही समझना है, ठीक है। तो प्रोटोस्टार की अवस्था बनने के बाद गैसीय बादल के जो हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराना शुरू करेगा। जाहिर है, रोज किसी से लड़के देखिए कि रोज आपके अंदर ताप निकलता है कि नहीं, ऊर्जा निकलता है कि नहीं। तो क्या देख रहे हैं, टक्कर के परिणाम स्वरूप उनके आंतरिक टेम्परेचर में वृद्धि होने लगता है। और ये कब तक चलता है, 1 अरब साल तक। एक प्रोटोस्टार को स्टार होने में 1 अरब साल लगता है। एक प्रोटोस्टार को स्टार बनने में 5-6 साल तो लग ही जाता है। सिनेमा में जाइएगा, शूटिंग करिएगा, 1.5 वर्ष तक शूटिंग होगा, फिर जो है वो रिलीज होगा, तब भी स्टार बनिएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, 1 अरब वर्ष तक प्रोटोस्टार के अंदर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में टकराते रहते हैं और उनके टकराने से बार बार उनके इंटरनल टेम्परेचर में वृद्धि होती रहती है। इसके कारण अब वो -173 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 1070 डिग्री टेम्परेचर हो गया। जिस समय कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें टेम्परेचर माइनस में था, और ये टकराते टकराते तापमान इतना बढ़ गया
कि अब उसके बीच उसका तापमान जो है वो 1070 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया, 1070 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो बढ़ गया। अब जब आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि एनर्जी दो ही तरह से निकलता है, या तो आपके फैमिली में घुस कर कोई सेंटर में वो हथौड़ा मार दे और आप दो भाई को आपस में भिड़ा दे, भाई एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगा। इनको भी भड़काया, उनको भी भड़काया, दोनों के दिमाग में आया, आपस में लड़ने लगे। यही है फ्यूजन, सॉरी फिजन। ये जो है आपस में विखंडन, एक को जब तोड़िएगा, फ्यूजन, सॉरी, हाँ फ्यूजन, जब एक दूसरे को तोड़िएगा तो चुटपुटिया पड़ाका जब ऐसे करते थे दिवाली में तो उसका न्यूक्लियस तोड़ते थे, इसलिए बिजली निकलता। एक है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एक हो गया, अब कैसे हराओगे? तो क्या देख रहे हैं आप कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है तब भी जो है, अगर दो एकदम चिपक जाए आपस में आकर के, तब भी एनर्जी बहुत ज्यादा निकलता है, क्योंकि एक और एक 11, चुटकुला में बोलते हैं ना कि एक और एक 11 होता है, लेकिन उन दोनों को जुड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। आप बार बार यही सोचेंगे कि हम उसके साथ क्यों जुड़ जाएं, कहीं मेरा ही रास्ता ऐसा हो कि हम उससे आगे निकल जाएं। वो सोचेगा हम तुम्हारे साथ क्यों जुड़े, कहीं मेरा ही रास्ता अलग हो जाए। तो दो को आपस में जोड़ने के लिए इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए हम लोग नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बहुत लेट में सीखे। ITER प्रोजेक्ट है, बताएंगे आपको साइंस एंड टेक में। अब विखंडन कर लेते थे, विखंडन से ऊर्जा सूरज के जैसा नहीं निकलेगा। कृत्रिम सूरज अगर बनाना है तो वो तभी बनेगा जब दो का नाभिक आप जोड़िएगा, तब होगा वो अत्यंत ऊर्जा। अब तोड़िएगा तो बिजली बना सकते हैं, लेकिन सूर्य के समान एनर्जी जो है उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां हाइड्रोजन गैस के केंद्र में संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उससे 4 छोटे छोटे न्यूक्लियस हाइड्रोजन का संलयित होकर के हीलियम नाभिक बन जाता है। ठीक तो है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का 2 है। 2 को हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो एक हीलियम बन जाएगा। एक हाइड्रोजन में 2 नाभिक होता है, मतलब 2 जो है ये प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। तो हीलियम बनने के लिए 4 न्यूट्रॉन चाहिए। देख लीजिए, छोटे हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर बड़े, 4 छोटे हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर बड़े हीलियम का नाभिक बन जाता है। 4 जो है सेंटर को जोड़ दिए, ठीक है ना, आप सोचिए कितना विशाल हो जाएगा। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा निकलता है, ये थर्ड स्टेज देखिए, ये दोनों फर्स्ट दो था प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार में आग लग गया, अब वो जलने लगा। ठीक है, पहले जब स्टोव जलाते थे तो एगो होता था ऐसे नली और उसमें एगो ऐसे कटोरी बना, तो पहले हम लोग पंप देके कटोरी में तेल भरते थे और उसके बाद माचिस से जलाते थे। ठीक है, जब वो बर्नर गर्म हो जाता था तो फ्लेम करने लगता था, उसके बाद खाली पंप मारना है। यही है, पहले नजदीक होकर के प्रोटोस्टार बना, अब उसके अणु आपस में इतना टकराए कि इतना टेम्परेचर खड़ा कर दिया नाभिकीय संलयन से कि अब वो जो है दीप्त हो गया, जलना नहीं कहिए, दिया हो गया, दीप्त होना, ठीक है, लुमिनस, अब वो चमकीला हो गया। जब उसके केंद्र से विभिन्न तरंग दैर्घ्य, अब उसके केंद्र से विभिन्न तरंग दैर्घ्य के अलग अलग जो है तरंग दैर्घ्य के लाइट बाहर निकलने लगेंगे, वेवलेंथ अलग अलग होगा,
और वो लाइट अलग अलग होके निकलने लगे, कोई लाल, कोई हरा, कोई पीला, कोई नीला, ऐसे करके जो है निकलने लगेगा। तो इस प्रकार से स्टार का निर्माण। प्रोटो स्टार का कैसे निर्माण हुआ? तो उस समय हाइड्रोजन और हीलियम जो है उसको -173 पे कंडेंस होना चाहिए। कंडेंस होते ही उसके मॉलिक्यूल आपस में लड़ने लगेगा, उल्टा टेम्परेचर कर देगा 1070। अब उसके होने से 4 हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इकट्ठा होकर के हीलियम में बदलना शुरू हुआ, और वह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण इतनी ऊर्जा निकली कि वो अब दीप्त हो गया, और इस प्रकार से जो है तारा का निर्माण। बस अब शुरू हो गया। हाइड्रोजन जलेगा, ठीक ना, जलना नहीं है, वही समझना है, उसका न्यूक्लियस आपस में इकट्ठा होगा, प्रकाश निकलेगा, वो हीलियम में बदलेगा। फिर उसका न्यूक्लियस इकट्ठा होगा, प्रकाश निकलेगा, हीलियम में बदलेगा। ये तारा अब दीर्घ काल तक एक समान रूप से चमकने लगेगा। जैसे प्रोटो स्टार को अरबों साल लग गया स्टार बनने में, वैसे ही स्टार को भी खत्म होने में फिर लंबा समय लगेगा। एक बार अमिताभ बच्चन बन गया तो अब कैसे खत्म होगा? समय लगेगा। शाहरुख खान अपना एक स्टेटस ले लिया तो कैसे खत्म होगा? तो अब तारा लंबे समय तक चमकेगा। अब आइए तीसरा और अंतिम चरण हम लोग देखते हैं। देखिए, एक सवाल आपको यहां पर दिखाते हैं, 2 स्टेटमेंट। निम्न कथनों पर विचार करें। कितना पढ़े ना, देखिए आपको कैसे एक इजी सवाल देते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राक तारा के निर्माण की आरंभिक अवस्था में तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना आवश्यक है। देख लीजिए, सब कुछ निकाल दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, खाली टेम्परेचर डाले। आपको याद है कि एक मिनट, तारे के निर्माण के लिए तापमान 1070 डिग्री सेंटीग्रेड का होना आवश्यक है। अब तब कहेगा उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो, तो दोनों ही है। -173 पर कंडेंसेशन होगा, और इतना पर जो है जब अणु आपस में टकरा के इतना डिग्री पर पहुंचेगा तो संलयन होना शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए, 2 चीज आपने पढ़ा, संघनन और संलयन। ठीक है, और 2 और दे देगा। तापमान में पढ़े हैं ना, कंडक्शन, चालन, संवहन। कहेगा तारों के निर्माण में उपरोक्त में से किन प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है? 1 2, 1 3, 2 3, 2 4। मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अरे ये भूगोल था कि हम जो है साइंस पढ़ने लगे। हकीकत में ही भूगोल है, क्योंकि आप यहाँ पढ़ चुके हैं
कि भाई सबसे पहले संलयन की क्रिया संघनन की क्रिया होती है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं संघनन, फर्स्ट चरण। उसके बाद जो है टक्कर के कारण टेम्परेचर शुरू हुआ, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर संलयन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद जो है तारा बन जाता है। तो तारे के निर्माण में ये दोनों प्रक्रिया का होना जरूरी है। अब हम लोग देखें और आगे बढ़ने के पहले सोचिएगा कि इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन जीपीएससी वाला लड़का कहाँ उठा पाएंगे। इसीलिए ना सिलेबस बनाया है उस तरह से कि आप पढ़ेंगे पूरा ब्रह्मांड, उनको पढ़ना है खाली सौरमंडल, यानी उनको खाली गिनती गिनना है कि कितने उसमें ग्रह हैं। अच्छा, यूरेनस तो कितने उपग्रह हैं, कितना मास है, कितना दूरी पर है, देख रहे हैं। उनको वही प्रकार का नौकरी करना है। यहाँ क्या देख रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ना है कि ये कैसे बना, कैसे जो है चमका, अब ये कैसे नष्ट होगा। आइए अब अंतिम चरण के अंदर चरण है, तीसरा चरण का पहला भाग, ठीक ना। अब जब उसका हाइड्रोजन और हीलियम माना हाइड्रोजन का मात्रा इतना कम हो गया कि अब ज्वाला नहीं निकल रहा है, लकड़ी जो जलाए थे अब इतना लकड़ी उसमें ऊर्जा नहीं दे रहा है कि आग निकल रहा है, तो क्या होगा, वो तारा लाल दिखने लगेगा। और जब आप दिन में सूर्य को देखते हैं तो छोटा लगता है, सुबह बड़ा लगता है या शाम को, तो दिन को पीला लगता है, शाम को लाल लगता है। यानी लाल के कारण बड़ा दिखता है, क्योंकि उसका स्कैटरिंग के कारण हमको थोड़ा सा आकार आभासी बड़ा लगने लगता है। तो जब तारा सुबह ने एकदम हमेशा लाल लगने लगे तो वो कितना बड़ा दिखने लगेगा, दानव। इसीलिए उसका नाम पड़ गया रेड जायंट अवस्था, ठीक ना। जब ये अपने खात्मे की ओर बढ़ेगा तो उसके फर्स्ट स्टेज में जो है क्या होता है, ये लाल कलर के विशाल बड़े आकृति में दिखने लगता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेड जायंट। उसके बाद अब उसका और हाइड्रोजन खत्म होने लगा, तो वो दो चीज होगा, या तो वो कलर में वाइट हो जाएगा या नहीं तो कहते हैं उसको सुपरनोवा, अभिनव। तो श्वेत जैसे हुआ कोई चीज, सूरज जब दिन में पीला दिखता है तो छोटा, और उजला हो जाए तो और छोटा। तो अब वही लाल वाला तारा जब उजला दिखने लगेगा तो उसका रूप छोटा हो जाएगा, इसीलिए नाम पड़ गया वामन, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। तो रेड जायंट या तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदलेगा और नहीं तो सुपरनोवा स्टार बन के विस्फोट कर जाएगा, पूरा का पूरा जो है तारे के अंदर ही विस्फोट हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो दो स्थिति, या तो व्हाइट ड्वार्फ, देखिए पहले प्रोटो फिर मेन, फिर जब वो खत्म होने की ओर बढ़ा तो पहले रेड जायंट, उसके बाद या तो व्हाइट ड्वार्फ या तो सुपरनोवा बन के विस्फोट होकर के जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। देखिए यहां दिखा रहे हैं, एवरेज स्टार, रेड जायंट, प्लानेटरी नोबला, उसके बाद जो है व्हाइट ड्वार्फ। या देखिए रेड जायंट से ये सुपरनोवा बना, सुपरनोवा से भी आगे देखते हैं क्या क्या बनता है, विस्फोट हो जाता है। अब आइए, अब कहता है अंत में जब उसका विस्फोट होता है तो खत्म नहीं होता है, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या तो वो ब्लैक होल बन जाता है। यानी तारे के दो रास्ते हैं,
एक तो ये रेड जायंट तक दोनों एक ही रहा। रेड जायंट से या तो प्लानेटरी नोबुला होते हुए व्हाइट ड्वार्फ, या तो सुपरनोवा होते हुए फिर दो रास्ते, या तो न्यूट्रॉन स्टार या तो ब्लैक होल। देख लीजिए, इस साइज में छोटा है, यही समझना है, तब चला जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। ये सुपर रेड जायंट है, देख रहे हैं। रेड जायंट में भी बहुत बड़ा जब हो जाएगा तभी ये वाला रास्ता पकड़ेगा सुपरनोवा का, ठीक है। यानी छोटे तारे खत्म होकर व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील होते हैं, जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, वो तारे खत्म होकर सुपरनोवा और फिर या तो न्यूट्रॉन स्टार या तो ब्लैक होल में वो तब्दील हो जाते हैं। अब आइए, ये तो आपने रास्ता पढ़ लिया, लेकिन जरा जाने तो कि पहले रेड जायंट की अवस्था क्या होती है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जिस समय तारा बनना शुरू हुआ था उस समय हाइड्रोजन बहुत ज्यादा था, हीलियम थोड़ा सा, ठीक ना। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा था क्योंकि हाइड्रोजन के ही अणु टकराए हैं, हीलियम को कुछ नहीं हुआ है, ठीक ना। हीलियम केवल आकार देने के लिए हाइड्रोजन के साथ जो है जुड़ गया था। तो जिस समय तारा बन रहा है उस समय वो हाइड्रोजन का है। जब उनके अंदर संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वह हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। अब आइए, कहता है जब तारों के क्रोड में, कारण तारा है इतना बड़ा तो उसका जो कोर है, अगर इतनी छोटी पृथ्वी में क्रस्ट, मेंटल और कोर हो सकता है तो वो तो तारा है। उसका जो सबसे अंतिमवा घेरा है ना, अब उस घेरे में कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा, अब वो सब बदल गया है हीलियम में। इधर है हाइड्रोजन ऊपर, लेकिन जो ये सेंटर है कोर, यहां अब कोई नहीं बचा हाइड्रोजन, वो सब बन गया है हीलियम, और कोर के अंदर अब संलयन की प्रक्रिया खत्म हो गई। तो रेड जायंट में यही होता है। इसके कारण अब क्या होगा कि तारे के क्रोड के अंदर का दाब घटने लगेगा। जाहिर बात है, टेम्परेचर जब डाउन होगा तो उसका प्रेशर भी डाउन होगा, तो उसका दाब घटने लगता है और बाहर से दबाव पड़ने लगेगा। अंदर का दाब घट गया, लो प्रेशर, तो उसका जगह लेने बाहर से आएगा, तो उसके कारण क्या होता है कि वो संकुचित होने लगता है। इसके विपरीत ये तो हुआ, ये देखिए, ये अगर वो तारा है तो उसका ये कोर है, क्रोड, ठीक ना। ये पूरा का पूरा अब हीलियम में बदल गया, अब इसमें हाइड्रोजन नहीं बचा, ठीक ना। लेकिन यहां तो है इसके चारों ओर, तो यहां का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ये अभी संलयन की प्रक्रिया करके जल रहा होगा, यही कहता है। इसके कवच में अभी भी हाइड्रोजन शेष है। इसके परिणाम स्वरूप बाहरी कवच में अभी भी ऊर्जा निकल रहा है, लेकिन सेंटर हो गया है ऊर्जा लेस, कांग्रेस के तरह। अभी भी कर्नाटक, राजस्थान, इस सब में ऊर्जा निकल रहा है, केंद्र हो गया है ऊर्जा लेस। इन परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि तारे में संतुलन ही गड़बड़ा गया। देखिए, सेंटर सिकुड़ना चाह रहा है, अब बाहर वाला खोल सिकुड़ना ही नहीं चाह रहा है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन अभी भी है। तो फिर से व्यवस्थित होने के लिए वो क्या करता है कि अपने बाहरी क्षेत्र का प्रसार करने लगता है। अंदर सिकुड़ रहा है तो बाहरों वाला सिकुड़ना चाहेगा तो बाहर को फैलाना शुरू करता है। बाहरी परत के अत्यधिक प्रसार के कारण ही वो जो है काफी बड़ा लगने लगता है। देखिए ये क्या कहा, यहाँ दो अवस्था है।
अभी तारा ये है, ये उसका कोर है। नहीं, अभी मान लीजिए इतना बड़ा है कोर, जहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, ये जल करके हीलियम में बदल रहा है। थोड़े समय के बाद क्या हुआ, कोर सिकुड़ने लगा, क्योंकि अब उसमें हाइड्रोजन बचा ही नहीं, तो ये तो खोल हो जाएगा ना। तो पता चला कि ये बाहर निकल गया। वो जो घिरनी नचाते थे दिवाली में, कई बार लास्ट मोमेंट में क्या देखते थे, घिरनी का बाहरी भाग अलग और वो गोल वाला जिसपे नाच रहा है अलग। तो ऐसा ना हो जाए, इसके लिए क्या होगा कि बाहर में ये एक्सपेंशन शुरू करेगा और अंदर जो है ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ रहा है। बाहर एक्सपेंशन करने से दबाव बना रहेगा, वो खोली उसमें टिका हुआ रहेगा। तो ये इससे बड़ा दिख रहा है, इसीलिए ये आपको रेड जायंट के रूप में दिखने लगता है। तारा अपना आकार ही बढ़ा लेता है, ये समझना है, इसीलिए वो रक्त दानव की अवस्था में आके खड़ा हो जाता है। अब देखें कि ये रक्त दानव श्वेत वामन कैसे बनता है। माने ब्लैक होल बनने के बाद ही छुट्टी है, तो कैसे बनता है वो देखेंगे। कहता है कोई भी तारा रक्त दानव की अवस्था में थोड़े ही समय रहेगा, नहीं तो उसका ये बीच वाला खोली निकल जाएगा। ये सिकुड़ रहा है, याद करिए बैलगाड़ी का चक्का, अगर चक्का का अंदर वाला लकड़ी सिकुड़ने लगे तो लोहा जो है ऊपर का परत, उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, नहीं तो खोली जैसा निकल जाएगा। तो इसीलिए इस स्टेज में बड़े लंबे समय तक वो नहीं रह सकता है, क्योंकि ये उसका अस्थायी अवस्था है। रेड जायंट अवस्था में तारा लंबा समय तक नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो संतुलित नहीं है, असंतुलन की स्थिति में। तो अब आइए क्या होता है। जिस समय तारा रेड जायंट बना था, उस समय उसका द्रव्यमान तय कर दिया कि वो क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, कि वो जो है देखिए कि वो कहाँ जाना चाहता है। अच्छा, सब एक ही है, वो बड़ा अच्छा था। हाँ चलिए यही देखते हैं, ये देख लीजिए। ये जो तारा है ये किधर जाना चाहता है, व्हाइट ड्वार्फ की ओर जाना चाहता है कि ये सुपरनोवा की ओर जाना चाहता है। ये उसका तय करता है मास, उसका भविष्य। अब आइए, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य को ही बीच में रखना है, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, और उसके बाद अगर वो रेड जायंट बनता है, सन के मास के बराबर का कोई भी तारा अगर रेड जायंट में प्रवेश करता है, तो उसका बाहरी जो परत है वो खुलकर फैल जाएगा और वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, एकदम एक सॉलिड गेंद के तरह। इसके परिणाम स्वरूप सूरज की क्या स्थिति होगी वो बता रहे हैं। शेष बचा जो क्रूड है, ध्यान दीजिएगा, सन की स्थिति जब रेड जायंट में होगी तो ये बाहरी वाला खोल जो है ये खुल जाएगा, जिसका मास सूरज के बराबर हो, खाली बचेगा इतना सा। तो अब ये क्या हो गया, कॉर्केट बॉल पहले जो खेलते थे, पहले हम लोग गांव में खेलते थे तो 2 गो गेंद होता था, एक ड्यूज बॉल बोलते थे, एक कॉर्केट बॉल बोलते थे। ड्यूज बॉल का मतलब है कि चमड़े का गेंद, सिलाई, जो अभी खेलता है क्रिकेटर, ना ये एकदम ऐसा होता था ना कि पैर में लगा तो 3 दिन 4 दिन तक उसमें कड़वा तेल लगाते थे। एकदम इतना बड़ा गोला होता था, ठीक है, ठोस गोला, जैसे लोहे का जो आप
फेंकते हैं, तो सन जो है वो क्या होगा, ये बाहरी खोल बाहर हो जाएगा और वो एक सॉलिड जो है ऐसा, इसका अंदर वाला भाग एक सॉलिड गेंद की तरफ हो जाएगा। अब आइए, अब इसके परिणाम स्वरूप इसके अंदर अत्यंत उच्च ताप होने से हीलियम का संलयन कार्बन जैसे उच्चतर तत्वों में होने लगता है। मतलब कार्बन का 4 है, क्या कह रहा है सुनिए, हाइड्रोजन का 1 है परमाणु संख्या, हीलियम का 2 है और कार्बन का 4 है, तो डबल डबल कर लीजिए। तो अब ये बताइएगा कि इसीलिए क्या देखते हैं, कार्बन ऐसे जुड़ता है, देख लीजिए, इसको 4 तो चाहिए, ठीक है, सॉरी ऐसे जुड़ता है, ठीक है। अगर कार्बन का 4 नहीं होता तो ये ऐसे, अगर 2 कार्बन ना मिले तो फिर ये ऐसे जुड़ता है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर ये ऐसे जुड़ता है, यानी कार्बन को 4 तो चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, इसीलिए इसके साथ जुड़ के कहता है कि एक तुम्हारा एक हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 हाइड्रोजन एक हीलियम में तब्दील हो सकता है, जो हुआ। अगर 2 हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के 4 नाभिक को अगर जोड़ दें तो एक हीलियम बन गया, तो हीलियम के नाभिक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन, क्योंकि 2 है ना, एक वाले को जोड़े तो 2 हुआ, तो 2 वाले को जोड़ेंगे तो 4 होगा ना। तो यही कह रहा है कि इस स्थिति में हीलियम का संलयन शुरू होगा, उसके नाभिक जुड़ने लगेंगे, अब वो कार्बन में बदलना शुरू हो जाएगा। अब आइए, तो हीलियम के संलयन से कोई भी चीज को जोड़ेंगे ऊर्जा तो निकलेगा, जो ऊर्जा निकलेगा वो इस छोटे से क्रोड को व्हाइट ड्वार्फ में बदल देगा। यही क्वेश्चन बार बार जो है प्रश्न आता है कि सूर्य अंत में क्या हो जाएगा, तो सूर्य अंत में व्हाइट ड्वार्फ हो जाएगा, श्वेत वामन तारा। क्लियर हो गया, रेड जायंट तो सबको बनना है, अरे 10वां करने हैं, फिर सोचना है साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है, समझ गए, 10वां तक तो सबका विषय बराबर है। तो यहां तक जो है ये व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब कि अपने दिमाग में यही रखना है कि सन के का जितना मास है उस मास का कोई भी तारा जब रेड जायंट बनेगा, वो जितना प्रक्रिया बोले दिमाग में आवे चाहे नहीं आवे, व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा सन ना तो सुपर नोवा होने जा रहा है, ना न्यूट्रॉन तारा होने जा रहा है, ना ब्लैक होल होने जा रहा है, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। अब आइए क्या कह रहा है, अतः श्वेत वामन एक छोटा सघन तारा है जो अपना संपूर्ण नाभिकीय ईंधन खत्म कर चुका है। अब उसके पास फ्यूल नहीं है, लेकिन इतने दिन से जल रहा था कि जरा सा गैस बंद करके एक बार उस पर हाथ रख के देखिए क्या होता है, जलता है कि नहीं जलता है, पूरा एकदम लाइट बंद कर दीजिए, ठीक ना, आप फिर रखिए। तो उसी तरह ईंधन खत्म कर चुका है, लेकिन वो इतने लंबे समय से जल रहा है कि अभी भी वो अपनी कुछ ऊष्मा को, ऊर्जा को बनाए रखने के लिए चमकेगा।
और धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा, अंत में ब्लैक ड्वार्फ बन के रह जाएगा। हमारे सूरज का अंतिमा स्थिति यही होना है कि ये कार्बन में तब्दील हो जाएगा ना, हीलियम उच्चतर में जाएगा, ठीक ना। तो सूर्य का पहला तो स्टेप होगा व्हाइट ड्वार्फ, लेकिन अंतिम स्टेप होगा ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन के वो रह जाएगा। एक काला छोटा सा धब्बा जैसा जो है हमको यहां से देखने में लगेगा। अब आइए, ये बतलाया कौन? तो सीवी रमन, ठीक है ना। तो आज कोई आईआईटी कहन सीवी रमन पैदा कर दे रहा है, क्योंकि सिलेबस गड़बड़ाया हुआ है। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने कहा है कि सौर द्रव्यमान के, ये जो है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है 1.44, 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे व्हाइट ड्वार्फ में बदलते हैं, और सौर द्रव्यमान के 1.44 गुना से ज्यादा जिसका मास हो, गुना की अधिकतम सीमा को हम कहेंगे चंद्रशेखर सीमा। यही है चंद्रशेखर लिमिट, कि इससे कम जितना भी है ये सबको बनना है व्हाइट ड्वार्फ, और इससे ज्यादा जो होगा वो सब हो जाएगा उधर सुपरनोवा वाला में चला जाएगा। सूरज के द्रव्यमान से जिसका द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा है, कोई भी ना ब्लैक वामन तारा बनेगा, ब्लैक होल बन सकता है, लेकिन अभी कहेंगे कि छोड़िए, अभी बीए में बाद में पास करेगा, 12वां वो साइंस लेगा, सुपरनोवा बनेगा। रेड जायंट से दुए न है, या तो वो व्हाइट ड्वार्फ होगा, तब आगे जहां जाना है, ठीक है, या तो सुपरनोवा होगा, अब आगे जहां जाना है। तो सन के मास से 1.44 से ज्यादा जिसका मास है वो सब सुपरनोवा बनेगा। सन का मास तो इंक्लूड है ही, 1.44 से कम जिसका मास है वो सब बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। यही जो है चंद्रशेखर सीमा है। आइए अब देखें कि सुपरनोवा और न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है। अंतिम चरण 3 भाग में बटा। पहला तो एकदम 10वां क्लास है, रेड जायंट। उसके बाद बच्चा तय करेगा कि कहां जाओगे, व्हाइट ड्वार्फ में जाओगे तो अंत में ब्लैक डॉट बन के रह जाओगे। अगर जो है सुपरनोवा में जाना है तो अब चलो अगला रास्ता देखें। कहता है यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज्यादा है तो ये क्यों बनेगा सुपरनोवा, वो बता रहा है। तो विशाल होने के कारण उसका जो कोर है उसमें हीलियम ज्यादा होगा। सन का मास कम था तो उसके कोर में हाइड्रोजन से हीलियम कम बदला होगा, इतना बड़ा होगा तो उसके कोर में हाइड्रोजन से हीलियम में बदलाव ज्यादा होगा। अब ये इतना हीलियम जितना सिकुड़ेगा उतने तापमान पैदा करेगा, उच्च तापमान, और इसी पर विशाल मात्रा में ऊर्जा निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि बड़ा है इसलिए अभी इसमें नाभिकीय ईंधन है। उस कोक्रोड के चारों तरफ अभी भी बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी नाभिकीय ईंधन है। यही नाभिकीय ईंधन रक्त दानव के बाहरी खोल में इतना ज्यादा जो है विस्फोट करेगा। ये विस्फोट इतना होता है कि 1 सेकंड में इतना ऊर्जा देगा जो 100 वर्षों में वो अपने नॉर्मल समय में विकिरण देता है। आकाश एकदम लाइट उस ऊर्जा के कारण। बस
उसी का नाम है सुपरनोवा। जब तारा जितना लाइट दे रहा था उससे ज्यादा देने लगे तो उसको कहते हैं सुपरनोवा, तो वो बन गया सुपरनोवा। आज जब सुपरनोवा में विस्फोट होता है तो रेड जायंट तारा के आवरण में गैस के बादल अंतरिक्ष में निकलना शुरू हो जाते हैं और अंत में केवल क्रोड बच जाता है, उसी को कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा का घनत्व 10 लाख टन प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अब आइए न्यूट्रॉन तारा को एक नया नाम देते हैं। ये बाइक का नाम है पल्सर, ठीक ना। न्यूट्रॉन तारा रेडियो तरंग का उत्सर्जन करता है। जब वो न्यूट्रॉन तारा रेडियो वेव का उत्सर्जन करने लगे तो उसको कहते हैं पल्सेटिंग रेडियो सोर्स। तो जब न्यूट्रॉन तारा रेडियो वेव का उत्सर्जन करने लगे तब उस न्यूट्रॉन तारा का नाम हो जाता है पल्सर, ठीक है, पल्सेटिंग रेडियो सोर्स, जो कि 1967 में खोजा गया था। हमारी आकाश गंगा में अरबों तारे में से सिर्फ 5 सुपरनोवा विस्फोट अभी तक में हम लोग जान पाए। प्रथम 2 विस्फोट का पता तो पुरानी किताबों के पढ़ने से मिलता है और 2 जो है वो 1006 और 1056 में जो है इन लेख में इनका ऑब्जर्वेशन किया गया था। बाद वाला जो 2 विस्फोट है, एक टाइको ब्राह्य 1572 में और दूसरा जॉन्स केपलर 1604 ईस्वी में किया था। अब बच गया एक, 5 है। अंतिमा विस्फोट 24 फरवरी 1987 को चिली के खगोलयान सेल्टन जो है वो फोटो खींच के हमको भेजा था कि ये सुपरनोवा का विस्फोट है। इस प्रकार से आज आप तारे का जीवन, तारे का चलना और तारे के मृत्यु को सीखें। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।